हेलो, वेलकम बैक टू दी एनएलसीसी क्लासेस अलीगढ़। स्वागत है आपका एनएलसीसी क्लासेस अलीगढ़ में। जैसा कि हम आपको एक बीएनएसएस का बैचलर ऑफ सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, तो कल हमने सर्च से रिलेटेड प्रोविजंस को ख़त्म किया है। इसमें चैप्टर 7 था। इससे पहले हमने प्रोसेस की बात की थी फॉर अपीयरेंस, और अभी जो हमने कल बात खत्म की है वो प्रोसेस की बात की थी, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। आज हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में आज हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट प्रीलिम्स में कभी कभार देखा गया है कि प्रीलिम्स में देखा गया है कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। जिस तरह से यहाँ पर डेफिनेशन की बात की गई है, जिस तरह से यहाँ पर डेफिनेशन की बात की गई है, तो डेफिनेशन को हम देखेंगे। डेफिनेशन, कई चीज़ों की डेफिनेशन दी गई है, आज हम डेफिनेशन की बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर 8 है ये, चैप्टर 8, और इसका जो नाम है वो देखिए क्या नाम है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। बेसिकली अटैचमेंट, प्रॉपर्टी का अटैच किया जाना और प्रॉपर्टी का फॉरफिट किया जाना, उससे संबंधित क्या रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक रेसिप्रोकल ये चीज होती है, कोई आपको एक तरफ से कुछ कर रहा है तो आप उसका बदला कर रहे हैं। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट का मतलब होता है अगर आपने कुछ मेरा काम किया, मैं बदले में कुछ आपका काम करूंगा। ये हमने पहले से अरेंजमेंट कर रखा है कि भाई अगर मुझे आपसे कोई काम पड़ेगा तो आप मेरा कर देंगे, और अगर आपको कोई मेरा काम, आपका कोई काम मुझसे पड़ेगा तो मैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक जिला है, ये जिला, और एक जिला ये है। मान लीजिए इस जिले की ये कोर्ट है, इस कोर्ट का एक आदेश है जो यहां पर सिचुएटेड एक प्रॉपर्टी को क्या करना है, मान लीजिए अटैच करना है, या क्या करना है, फॉरफिट करना है। ये दोनों कामों में से एक काम करना है, अटैच करना है या फॉरफिट करना है। तो क्या करेगा ये वाला कोर्ट जो है, एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के तहत ये इससे कहेगा आप मेरा ये जो अटैचमेंट का आदेश है, अटैचमेंट का ऑर्डर है, या मेरा फॉरफीचर का आदेश है, इसको आप क्या करा दीजिए, एग्जीक्यूट करा दीजिए, एग्जीक्यूट करा दीजिए। तो ये एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के तहत, और ये क्या कराएंगे, एग्जीक्यूट करा देंगे। वैसे ही अगर ये वाली कोर्ट का कोई काम यहां पड़ जाता है तो ये कराएंगे, तो हम रेसिप्रोकल अरेंजमेंट बोलते हैं। ये हमारे इस चैप्टर में बताया गया है। इससे रिलेटेड कुछ सर्टेन मैटर्स हो सकते हैं, सर्टेन मैटर्स, इसके लिए प्रोसीजर है, मैटर्स और एंड प्रोसीजर फॉर दी अटैचमेंट और फॉरफीचर, कुछ प्रोसीजर हो सकता है। इस तरह के अरेंजमेंट को रेसिप्रोकल अरेंजमेंट बोलते हैं। बात कर लें हम यहां पर सेक्शन 111, ये ध्यान रखिएगा इसको, 111 को कभी कभी क्या है, ये डेफिनेशंस दी गई हैं। इन डेफिनेशंस में से प्रीलिम्स में देखा गया है क्वेश्चन एक आध बार पूछ दिया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, संविदाकारी राज्य। संविदाकारी राज्य, ये मैंने एक दो बार क्वेश्चन देखा है एग्जाम्स में, कई बार पूछा गया है। मिसाल के तौर पर एक बार एपीओ में पूछा गया है, एपीओ 2000 मेरा ख्याल है 2019 में आई थी या 20 में ऐसी वैकेंसी आई थी, उसमें शायद मैंने देखा है, उसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चन को देखा है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की डेफिनेशन पूछी थी, कौन होता है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होता क्या है, संविदाकारी राज्य क्या होता है, मीन्स एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ which agreements have been made by the central government with the government of such country through a treaty or otherwise। सबसे पहली चीज जानिए ये कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होता कौन सा है। मिसाल के तौर पर ये एक स्टेट है, या स्टेट से मतलब देश की बात चल रही है, देश है, क्या करें, मीन्स एनी कंट्री, कंट्री है या कोई प्लेस है जो कहां पर है, ये कहां पर सिचुएट है, ये सिचुएट कहां पर है, ये सिचुएट है आउटसाइड दी इंडिया, भारत के बाहर स्थित ये कोई एक कंट्री है, कोई देश है, तो भारत के बाहर सिचुएटेड है। और ये कोई प्लेस हो सकता है या कोई कंट्री हो सकता है इंडिया के, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एग्रीमेंट है, इसने क्या किया है, किसी के साथ एक एग्रीमेंट किया है, इसके साथ, ये इंडिया है, ये इंडिया है, एक एग्रीमेंट करने के लिहाज से, एग्रीमेंट करने के लिहाज से इन दोनों के बीच में कुछ है। लेकिन ये एग्रीमेंट जो किया जाएगा वो इंडिया से नहीं, बल्कि किससे, इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से। और कहां की गवर्नमेंट, और यहां की गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ
सच कंट्री, इस वाली कंट्री की गवर्नमेंट। ये कैसे कर रहे हैं, एग्रीमेंट कैसे कर रहे हैं, तो वह ट्रीटी और अदरवाइज किसी संधि के माध्यम से, किसी संधि, संधि कहते हैं ट्रीटी को, किसी ट्रीटी के माध्यम से या अदरवाइज, इसको हम कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, ध्यान रखना। यानी कि अगर वो कोई कंट्री है, यानी कोई कंट्री है जो आउटसाइड इंडिया, कोई प्लेस है, कोई कंट्री है अगर भारत के बाहर स्थित है और वो किसी एग्रीमेंट को करती है, एग्रीमेंट को करने की कैपेसिटी रखती है इंडिया की गवर्नमेंट के साथ, वहां की गवर्नमेंट करती है, लेकिन उस एग्रीमेंट को किए जाने का जो तरीका है, जो मैनर है, वो थ्रू दी ट्रीटी और अदरवाइज, या तो वो किसी संधि के जरिए होगा या फिर किसी और तरीके से। देखते होंगे आप, भारत की सरकार, जैसे मोदी जी अगर अभी भारत के पीएम हैं, अगर कहीं इंडिया के बाहर जाते हैं और वो ऑफिशियल गवर्नमेंट में जाते हैं एज अ पीएम ऑफ इंडिया, और वो किसी कंट्री से कोई ट्रीटी साइन करते हैं, किसी तरह की कोई ट्रीटी हो सकती है, तो वो ट्रीटी एग्रीमेंट और इस तरह के कंट्री को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कहेंगे, संविदाकारी राज्य कहेंगे। ये डेफिनेशन आपकी कई बार पूछी गई, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बस ये ध्यान रखना है ये ट्रीटी जो होगी वो ट्रीटी के जरिए होगी या फिर अदरवाइज होगी, ये पूछ सकता है। और ये पूछ सकता है कौन कौन करेगा, वहां की सेंट्रल, वहां की गवर्नमेंट होगी उस स्टेट की, और यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे भारत बाय द सेंटर। इस तरह का एग्रीमेंट जो किया जाएगा हमारे यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट और वहाँ की सरकार के बीच में हो, और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को या इस तरह के एग्रीमेंट को करने के लिए जो तरीका होगा वो बाय वे ऑफ ट्रीटी और अदर, ये तरीका ध्यान रखिए। आगे बढ़ते देखिए, क्लॉज बी क्या कह रहे हैं, क्लॉज बी में आइडेंटिफाइंग क्या होता है, आइडेंटिफाइंग, हालांकि ये नहीं पूछा गया है कभी, ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कल का पढ़ते चलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। इंक्लूड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रूफ दैट द प्रॉपर्टी वाज derived फ्रॉम और यूज्ड इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है सत्यापित, सत्यापन, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी सत्यापित की है, कैसे, ये इंक्लूड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रूफ, क्या है, एक प्रूफ को एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं, प्रूफ को एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी कैसी है, ये कैसी है, ये ड्राइव की गई है, कहां से प्राप्त की गई है, किसी कमीशन में, ये किसी ऑफेंस से रिलेटेड प्रॉपर्टी थी, इसी को हम आइडेंटिफाइंग करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आपने पुराने वाले एविडेंस एक्ट में सेक्शन 27 पढ़ा था, यहां क्या है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। मिसाल के तौर पर मैं एक अक्यूज्ड हूं मर्डर का, मेरे ऊपर एक मर्डर का एलिगेशन है, मैं मर्डर का अक्यूज्ड हूं, और मुझे सेक्शन 27 में 27 में क्या किया जाता है, मैं बताता हूं अपने इस स्टेटमेंट में कि मैंने उस आदमी को छुरे से मारा था, चाकू से, और वो चाकू कहां पर है, एक कुएं में पड़ा हुआ है, पुलिस जाती है और उस कुएं से उस चाकू को निकालती है, और वो चाकू को वो बंदा, कौन बंदा, एक्यूज्ड में क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि हाँ यही वाला वो चाकू है जिससे मैंने उसे मर्डर किया था, दैट इज द आइडेंटिफाइंग, दैट इज द आइडेंटिफाइंग। यूज किया है आपने, हाँ मैंने मर्डर करने के लिए यही वाला चाकू यूज किया था, यही चाकू था वो, तो आइडेंटिफाई हो गया, दैट इज द आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग, ये आइडेंटिफाइंग होता है। हल्का हल्का सा पढ़ते चलिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। और आगे देखिए, प्रोसीड ऑफ क्राइम्स नहीं पढ़ के हमें देखो ये प्रॉपर्टी पढ़ना है, फिर ट्रेसिंग पढ़ना है। देखो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम देख सकते हैं, means any property derived or obtained directly or indirectly by any person as a result of a crime, criminal activity including the crime involving currency transfer or the value of the any property। ये इस तरह की चीजें हैं, बहुत ज्यादा समझने की चीजें हैं नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप खुद भी। आगे देखते हैं, प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी एंड assets of every description whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and deeds and instruments evidencing title to or insert in such property or assets derived or used in the commission of an offense and includes the property obtained through the proceeding of crime। सेम चीज कह रहे हैं, प्रॉपर्टी क्या है, देखो प्रॉपर्टी का टाइप्स पूछ रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछ सकते हैं कि प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल है, देखो मींस प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, प्रॉपर्टी से क्या है, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, किसी भी तरह का, ठीक है, वेदर कॉर्पोरियल हो सकता है, इनकॉर्पोरियल हो सकता है, मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, टैंजिबल हो सकती है, इंटैंजिबल हो सकती है, डीड हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, एविडेंसिंग टाइटल टू, है ना, आपका टेंजिबल और डीड्स और इंस्ट्रूमेंट, एविडेंसिंग टाइटल, और एविडेंसिंग टाइटल वाला डीड हो सकता है, और इंटरेस्ट हो सकता है, इनकी ब्याज। सच प्रॉपर्टी और एसेट्स डिराइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस, ऐसी प्रॉपर्टी का ड्राइव की गई है या यूज किया गया कमीशन में, इंक्लूड्स द प्रॉपर्टी ऑब्टेनिंग थ्रू ऑफ द क्राइम। वो प्रॉपर्टी के टाइप से ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी के टाइप पूछ सकता है, यहाँ पे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ पूछ, क्या पूछ सकता है, प्रॉपर्टी कितने तरह की हो सकती है, इसमें प्रॉपर्टी का क्या है, कह रहे हैं प्रॉपर्टी एंड एसेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, हर एक डिस्क्रिप्शन का हो सकता है वो, ठीक है, कैसे, वेदर क्या हो सकते हैं वो, वेदर कॉर्पोरियल हो सकता है, इनकॉर्पोरियल हो सकती है नेचर वाइज,
मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, टैंजिबल हो सकती है, इंटैंजिबल हो सकती है, डीड और इंस्ट्रूमेंट भी होता है जो कि एविडेंसिंग टाइटल रखता हो, और इंटरेस्ट भी हो सकता है, और सच प्रॉपर्टी और एसेट्स ड्राइव किया गया हो या यूज किया गया हो किसमें, कमीशन ऑफ ऑफेंस। ये ध्यान रखिए। अब आप सोच रहे होंगे कॉर्पोरियल क्या होता है, इनकॉर्पोरियल क्या होता है, मूवेबल क्या होता है, कि हम जब, क्योंकि लंबा हो जाएगा यहाँ पर ज़्यादा, जब हम BNS पढ़ेंगे तब हम इस प्रॉपर्टी को करेंगे, कॉर्पोरियल क्या होता है, इनकॉर्पोरियल क्या होता है, ये सब चीज़ें पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपने देखा कि ये ट्रेसिंग, ट्रेसिंग देखेंगे, ट्रेसिंग क्या होता है। ट्रेसिंग मीन्स डिटरमाइनिंग द नेचर, सोर्स, डिस्पोजिशन, मूवमेंट, टाइटल और वर्शिप ऑफ द प्रॉपर्टी। ट्रेसिंग का मतलब क्या है, ट्रेसिंग का मतलब क्या है, मीन्स डिटरमाइनिंग द नेचर, नेचर को डिटरमाइन करना, सोर्स को करना डिटरमाइन करना, और डिस्पोजिशन को, मूवमेंट को, और टाइटल और वर्शिप ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, सॉरी, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को क्या करना, यहाँ पर डिटरमाइन करना, ये सब ट्रेसिंग में आता है। ट्रेस कर रहे हैं, ट्रेसिंग मतलब होता है ना, समझ रहे हैं कि हमने ट्रेस कर रहे हैं उसे, ठीक है ना। ट्रेस करना मतलब खोजने से मतलब है, ठीक है। क्या क्या कर रहे हैं, उसके नेचर को पता करेंगे, सोर्स क्या है उसका, डिस्पोजिशन क्या है, मूवमेंट क्या है, टाइटल क्या है उसका, और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। टाइटल और ओनरशिप सेम नहीं होती है, इसलिए और लगाएंगे आप। टाइटल और ओनरशिप जब आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे सेम सेम सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा अंतर, ठीक है। तो जब ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं टाइटल क्या है, ओनरशिप क्या है, तो वहां पर हम देखते हैं। चलिए आगे, इतना आपको समझ में आया होगा अच्छे से। 112 क्या कह रहा है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड। अब सवाल ये है भाई, हमने जो पहले पढ़ा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वो संवेदनकारी राज्य पढ़ा क्यों था हमने, उसकी बजाय यहां पर इस्तेमाल हुआ, क्यों पढ़ा था कि क्या होता है जब हमें पता नहीं हुआ। इफ इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस, यदि किसी ऑफेंस में के लिए जरूरत पड़ रही है, इन्वेस्टिगेशन, किसी ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरत पड़ रही है, एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एनी ऑफिसर सुपीरियर रैंक टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दैट। तो एक एप्लीकेशन लिखेगा, कौन लिखेगा, जो आईओ होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो लिखेगा, या उसका कोई सीनियर अधिकारी लिखेगा। किसे लिखेगा एप्लीकेशन, किसे लिखेगा, देखो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, दैट एविडेंस मे बी अवेलेबल इन कंट्री, कि इस तरह का कोई एविडेंस उस कंट्री में अवेलेबल है, जहां पर है वो, कहां पर है वो, आउटसाइड ऑफ इंडिया है, कोई कंट्री है, कोई प्लेस है। मैं एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूं, मुझे लगता है कि जिस अपराध का मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं उस अपराध से रिलेटेड कोई एविडेंस एक कंट्री है या कोई प्लेस है जो आउटसाइड द इंडिया है, और वो कंट्रैक्टिंग स्टेट है भारत का, और वो कंट्रैक्टिंग स्टेट है अंडर सेक्शन 111 उसका सब क्लॉज ए, जिसमें कि डिफाइन किया गया है। इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है इंडिया का, उस पर्टिकुलर स्टेट में कोई एविडेंस है जिसको कि एविडेंस में लाना जरूरी है। तो इस तरह का लेटर किसको लिख रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन दैट दी एविडेंस मे बी अवेलेबल इन कंट्री और अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, एनी क्रिमिनल कोर्ट मे इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कोर्ट और एन अथॉरिटी टू इन दैट कंट्री और प्लेस competent to deal with such request to be examined orally, and person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case and the record his statement made in the course of the such examination, and also to require such person or any other person to produce any document or thing which may be in his possession pertaining to the case, and to forward all the evidences so taken or collect or the authenticated copies thereof or the things so collected to the court of the issuing the letter। भाई मैंने एक आईओ हूं, आईओ किसी अपराध से रिलेटेड मामले की मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि एक उससे रिलेटेड एविडेंस है जो एक पर्टिकुलर कंट्री या एक पर्टिकुलर किसके पास है, एक पर्टिकुलर किसके पास, एक पर्टिकुलर किसी प्लेस में है जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया है। तो मैं खुद या मेरा कोई सीनियर ऑफिसर कोर्ट को एक एप्लीकेशन देगा, जहां पर जिस कोर्ट ने मुकदमा ज्यूरिसडिक्शन में है उसको हम एप्लीकेशन देंगे, और वो कोर्ट क्या करेगा, एक लेटर टू रिक्वेस्ट, यही है रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, वो एक लेटर टू रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, एक ऐसी अथॉरिटी को भेजेगा उस देश की जो कॉम्पिटेंट हो इस तरह के मैटर को डील करने के लिए, और वो फिर क्या करेगी, वो अपने से कोई इशू करेगी कोई समन या नोटिस वगैरह, और उस तरह की एविडेंस को क्या करेगी, प्रोड्यूस कराने के लिए उस व्यक्ति को आदेश करेगी, अपने यहाँ प्रोड्यूस कराएगी, और इस तरह के जो भी एविडेंसेस होंगे उस केस से रिलेटेड जो कि उसमें पाए गए उनको कलेक्ट करके इकट्ठा करके वो किसे भी दे देगी, वापस कर देगी उसी कोर्ट को जिसने कि क्या दिया था, इस तरह का लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू किया था। तो कलेक्ट द कोड ऑफ दी डूइंग दी सच लेटर, इस तरह की जो लेटर भेजा था उस कोर्ट को वापस कर देगी, और वो फिर वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, वो उसमें जुड़ जाएगा चार्जशीट में। इस तरह के कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को यहाँ पे इसलिए जरूरत था। क्लॉज 2, द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। ध्यान रखिएगा वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किस तरह से ट्रांसमिट किया जाएगा, यानी भेजा कैसे जाएगा,
उसका मोड क्या होगा, कॉपी कैसे जाएगी, कोरियर होगी, क्या होगी, वॉट वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी उस तरह से भेजेंगे। अगर देखिए एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट और थिंग received under subsection 1 shall be deemed to be the evidence collect during the course of the investigation under this section। नहीं था, मैंने पहले ही बताया, उसको क्या मान लिया जाएगा, ये मानकर उसको उस एविडेंस का पार्ट मान लिया जाएगा कि इसको एविडेंस में कलेक्ट किया गया है, क्योंकि इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ द एविडेंस। बट ये तरीका है कि भाई इस तरह से आप क्या करेंगे, एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट करेंगे, इसी को रेसिप्रोकल अरेंजमेंट बोला गया है। फिर कभी अगर जरूरत पड़ती है इन केस, तो वो कोर्ट जिसको हमने भेजा वो भी इसी तरह से हमें लेटर भेजेगी और हम उसकी मदद करेंगे। आज उसने हमारी मदद करी, कल हम उसकी मदद करेंगे, इस तरह से चीजें चलती हैं। 113 फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू बी कोर्ट और एन अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन इंडिया। सेम है भाई, हमने भेजा, अब 113 में क्या कर रहे हैं, वो हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप करिए, तो ठीक है हम कर देंगे, क्या दिक्कत। किस तरह से भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। ठीक है, अपॉन रिसीव ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंट्री और द अथॉरिटी इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया कॉम्पिटेंट टू इशू सच लेटर इन दैट कंट्री और प्लेस फॉर द एग्जामिनेशन और ऑफ एनी पर्सन और प्रोडक्शन, किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए, किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, एनी डॉक्यूमेंट थिंग और द रिलेशन ऑफ द ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन इन दैट कंट्री और प्लेस द सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ इट थिंक फिट क्या फॉरवर्ड द सेम टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज सकते हैं, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज ही मे अपॉइंट इन दिस बिहाफ, या तो सीजीएम को भेजेंगे, सीजीएम को ना भेज के किसको भेजेंगे, किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को भेजेंगे, इसलिए जिस काम के लिए इसको अपॉइंट किया गया है। हु शैल देयर अपॉन समन द पर्सन बिफोर हिम एंड रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट और कॉज द डॉक्यूमेंट और थिंग टू बी प्रोड्यूस, और वो क्या करेंगे, उस जिस व्यक्ति को उन्होंने चाहा है कि इस आदमी को पेश किया जाए उसको बुलाएंगे समन करके, या वो चीज जिन्होंने डिमांड किया उस चीज को हम पेश करने का आदेश करेंगे। क्लॉज इसका सेकंड देखिए, सेंड द लेटर टू एनी पुलिस ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन हु शैल देयर अपॉन इन्वेस्टिगेट इनटू द ऑफेंस इन द सेम। ठीक है, वो लेटर किसको भेज देंगे, किसी पुलिस ऑफिसर को जो कि हु शैल देयर अपॉन द इन्वेस्टिगेट इनटू द ऑफेंस इन द सेम मैनर, जिस तरह से होता है वो करेंगे। ठीक है, एज इफ द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विद इन इंडिया, और ध्यान रहे इस तरह से किया जाएगा कि वो ऑफेंस कहां किया गया हो, कि बिल्कुल इंडिया में किया गया हो, इस तरह से वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। क्लॉज 2 ऑल द एविडेंस टेकन और कलेक्टेड सबसेक्शन 1 ऑफ द ऑथेंटिकेटेड कॉपीज वगैरह, ये सब चीजें क्या करेंगे, कलेक्ट करके शैल बी फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट बाय द मजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर एज द केस मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ट्रांसमिशन टू द कोर्ट और द अथॉरिटी इशूइंग द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इन सच मैनर एज दिस। ठीक है, फिर वापस कर दो, जो भी इकट्ठा किया आपने, इकट्ठा करने में वापस कर दो, कलेक्ट किया जो कुछ मिलाकर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरीके से, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है उस तरह से भेज दी। यानी इसमें रोक ठीक है, असिस्टेंस इन सिक्योरिंग ट्रांसफर ऑफ पर्संस। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने की चीजें हैं नहीं, फिर भी हल्का हल्का पढ़ते हैं। वेयर अ कोर्ट इन इंडिया इन रिलेशन टू अ क्रिमिनल मैटर डिसाइड दैट अ वारंट फॉर अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन टू अटेंड or produce a document or other thing issued by it shall be executed in any place in a contracting state, इसी जगह पर जो कि contracting state में, contracting state का बताया गया है सेक्शन 111 के क्लॉज ए में। it shall send such warrant in duplicate, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा वारंट कैसा होता है, सिंगल कॉपी में होता है जो इंडिया में एग्जीक्यूट किया जाता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में जब कराना है तो उसे डुप्लीकेट कॉपी भेजेंगे। इन सच फ्रॉम द सच कोर्ट जज और मैजिस्ट्रेट through such authority as the central government may by notification specify in this behalf, and that court judge or magistrate as the case may be shall cause the same to be executed। ठीक है, इसको भेज देंगे, भेजने के बाद में वहां पर जिस तरह से एग्जीक्यूट कराएंगे वो कराएंगे, वो अपने यहाँ का जो जज होगा वो वहां के जज को भेज देगा, जज को या कोई कोर्ट को या मैजिस्ट्रेट को भेज देगा, वो करा देंगे इसको एग्जीक्यूट। क्या करें, इफ इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन और एनी इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक to the investigating officer that the attendance of a person who is any place in contracting state is required in connection with such investigation or inquiry, and the court is satisfied that such attendance is so required, it shall issue a summon or warrant in duplicate against the side। वो क्या कर देंगे, एक समन या वारंट इशू कर देंगे जो कि डुप्लीकेट में होगा, ध्यान रखें। क्या होगा उसमें फिर करने के बाद में कहाँ भेजेंगे, वहीं भेजो। person to such court judge or magistrate in such from the central government may by notification specified in this behalf to cause the same to be served, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है उस तरह से सर्व्ड और एग्जीक्यूट और भेज दीजिए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, वो देख लेंगे। वेयर अ कोर्ट इन इंडिया इन रिलेशन टू अ क्रिमिनल मैटर हैज रिसीव्ड अ वारंट, अब उन्होंने भेज दिया हमें, हम भी करा देंगे उसी तरह से, बात खत्म हो गई। लौट क्या गया, हमने भेजा उन्हें, वो हमारा वारंट या समन एग्जीक्यूट कराएंगे, अब वो हमें भेज रहे हैं तो हम उनका करा देंगे, बस सिंपल सी बात है, यही सब बातें कह शुगर है सर कैसे कर, वो सब चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे चाहती है, इम्पोज द कंडीशन एज द कोर्ट, और जो कंडीशन लगा सकती है चले। खैर यहाँ से बोलते हैं, वेयर अ पर्सन
ट्रांसफर टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट परस्यूएंट टू प्रिजनर इन इंडिया रिकॉर्ड, ठीक है, कंडीशन लगा सकते प्रिजनर में, कुछ नहीं है। थर्ड 5 देखिए, सब वही चीजें कह रहा है, कुछ नहीं। आगे देखते हैं 130 150 खत्म। असिस्टेंस इन रिलेशन टू द ऑर्डर ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द फॉर फ्यूचर प्रॉपर्टी। देखो पहली चीज हमने क्या पढ़ी, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होगा, तो पहली चीज हमने पढ़ी कॉन्ट्रैक्टिंग। फिर दूसरी चीज हमने पढ़ी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के अलावा जो डेफिनेशंस थी, वो डेफिनेशंस थी कि हम एक वक्त शख्स है कुछ प्रोड्यूस करना है, जिसको पेश करना है, तो वहाँ पर भेज देंगे, वो हमारा जवाब दे देंगे, करा के एग्जीक्यूट तरह से, वो हमसे पूछ तरह से। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई अटैचमेंट कैसे होगा। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ऐसी है या फॉर फ्यूचर कैसे होगा, जो कि कहाँ पर है, कंट्री है, उस कंट्री में जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है उसमें, या कोई प्लेस है उसमें सिचुएटेड है, तो क्या कोई इसके लिए कोई असिस्टेंस किया गया है, असिस्टेंस इन रिलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द किया गया है। वेयर अ कोर्ट इन इंडिया हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट any property obtained by any person is delivered, derived or obtained directly or indirectly by such person from the commission of an offence, it may make an order, it may make order of attachment or forfeit of the such property as it may deem fit under the provision of section 116 to both inclusive। इस तरह के 116 से लेकर अगर 122 में जो आदेश देगा तो क्या होगा, where the court has made an order for attachment or forfeit of any property under subsection 1 and such property is suspected to be a contracting state। हमें शक है कि वो प्रॉपर्टी कहां पर है। the court may issue a letter of request, तो कोर्ट क्या करेगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगा to a court and authority in the contracting state for the execution of order। हम उसके लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज देंगे, एक लेटर बनाएंगे, लेटर बनाकर भेज देंगे, इस वाली इंडिया वाली कोर्ट से कहां चला जाएगा, यहाँ वाली, हम इसको कर देंगे, ठीक है। तो फिर ये उसको एग्जीक्यूट करा देंगे, सिंपल सी बात है, इसलिए इसको क्या करा देंगे, एग्जीक्यूट। क्लॉज 3 देखिए, where a letter of request is received by the central government from a court or an authority in the contracting state requesting the attachment of the forfeiture of property in India, derived or obtained directly or indirectly by any person from the commission of an offence committed in that contracting state, the central government may forward such letter of the request of the court as thinks it fit for the execution in accordance with the provision of the section 116 to 122 both inclusive or as the case may be any other law for the time being force। ठीक है, अब वो वाली कोर्ट, वो जो कंट्री है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, वो प्लेस है, वो क्या कर रहे हैं, वो लेटर भेज रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं, वो लेटर भेज रहे हैं। वो किसको भेज रहे हैं, यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब उल्टा हो रहा है, यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आगे बढ़ा देगी उस कॉम्पिटेंट कोर्ट को कि भाई आप करा दीजिए इनके लेटर को एक्सिक्यूट पर, सिंपल बात है। आगे बढ़िए 116 देखते हैं, क्या करें 116, आइडेंटिफाइंग अनलॉफुल acquired property, identifying unlawful acquired property, किस तरह की unlawful acquired की गई है, कैसे देखिए, the court shall under subsection 1 or on receipt of a letter of request under subsection 3 of the section 115 direct any police officer not below the rank of the sub inspector or police to take all steps necessary for the tracing and identifying such property। ठीक है, तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आया, हमने देखा हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो क्या होगा, एक पुलिस ऑफिसर होगा जो इससे किसी रैंक से कम नहीं होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, या क्या करेगा, टू टेक ऑल स्टेप नेसेसरी फॉर द ट्रेसिंग और आइडेंटिफाइंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो ट्रेस करने की कोशिश करेगा, तमाम वो जरूरत वाली चीजें करेगा ट्रेस करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए। इस तरह की प्रॉपर्टी के वो कैसी है, अनलॉफुल तरीके से उसको एक्वायर किया गया। क्लॉज 2, द स्टेप्स रेफर्ड टू सबसेक्शन 1 मे इंक्लूड एनी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, प्रॉपर्टी, असेट, डॉक्यूमेंट, बुक्स और अकाउंट इन एनी बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनी अदर रेलेवेंट मैटर्स। कह रहे हैं तमाम स्टेप्स को रेफर करेगा जो सेक्शन 1 में इंक्लूड है, एनी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए, सर्वे वगैरह सब चीज कर सकता है, उसको पावर है, ठीक है। इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या करने के लिए, आइडेंटिफाइंग करने के लिए और क्या करने के लिए, ट्रेस करने के लिए। एनी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे रेफर टू इन सबसेक्शन 2 शैल बी कैरीड आउट बाय एनी ऑफिसर by an officer mentioned in subsection 1 in accordance with the such direction issued by the said court on in this behalf। ठीक है, वो जैसे कोर्ट ने उसे किया होगा डायरेक्ट। सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सीज कैसे होगी और अटैचमेंट, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच और सीज कैसे करेंगे, देखें कैसे करेंगे। 17, वेयर एनी ऑफिसर conducting any an inquiry or investigation under section 116 has a reason to believe that any property in relation to which such inquiry or investigation is being conducted is likely to be concealed, transferred or deal with the any manner which will result in disposal of the property, he may make an order for seizing such property, and where it is not practicable to seize such property, he may make an order of attachment directing that such property shall not be transferred or otherwise deal with the except
with the prior permission of the officer making such order and a copy of such order shall be served on the person concerned. ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, एक ऑर्डर कर देंगे और उसको आगे फर्दर सेल करने पर या आगे ट्रांसफर करने पर क्या लग जाएगी, रोक लग जाएगी, ताकि प्रॉपर्टी जब तक ना बिका जाए। अगर बेचना चाहते हैं तो पहले प्रायर परमिशन ले लीजिएगा। तो any order made under subsection 1 shall have no effect unless the said order is confirmed by an order of the said court within a period of 30 days of its being made। ठीक है, तो कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ेगा 30 डेज से पहले, 30 डेज के बाद। The court may appoint the district magistrate of the area. The court may appoint the district magistrate of area where the property is situated or any other officer that may be nominated by the district magistrate to perform the function of an administrator of such property। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर बना देंगे इस प्रॉपर्टी को, या तो वो डीएम को बना देंगे या डीएम इस बिहाफ पर किसी को नॉमिनेट याद में करेगा काम। The administrator appointed under subsection 1 shall receive and manage the property in relation to the which the order has been made under subsection 1 of section 117 or under section 120 in such manner and subject such conditions as may be specified by the central government। जो आदेश करेगी उसको आपको टू रहकर उसको मैनेज करना। The administrator shall also take such measures as the central government may direct to dispose of the property which is forfeited to the central government। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो क्या करेगा, shall also take such measures सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट डिस्पोज, और ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से बताएगी आपको उस तरह से आपको प्रॉपर्टी को मेजर करना है, डिस्पोज वगैरह करना है, उस तरह से ही करना है। आगे बढ़ते हैं 190 का क्लॉज। इफ एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और सर्वे अंडर सेक्शन 106 दी, ठीक है वो नोटिस दे देगा और कुछ नहीं करेगा। 106 कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट ऑल और एनी ऑफ सच प्रॉपर्टीज आर प्रोसीड ऑफ क्राइम। तो किसमें इस्तेमाल हुई है, प्रोसीड ऑफ क्राइम। इट मे सब अ नोटिस अपॉन सच पर्सन, वो एक नोटिस भेजेंगे उस व्यक्ति को, किसके, एंड आफ्टर रेफर्ड एज द पर्सन अफेक्टेड कॉलिंग अपॉन हिम विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, ध्यान रखा जाएगा 30 दिन के अंदर। स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ द इंडिकेट द सोर्स ऑफ इनकम, अर्निंग और असेट्स आउट ऑफ विच और बाय मींस ऑफ विच ही हैज रिक्वायर्ड सच प्रॉपर्टी, किस तरह से उसने एक्वायर्ड की, द एविडेंस ऑन विच ही रियलाइज वगैरह सब चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, आपको एक नोटिस दिया जाता है 30 दिन का टाइम है, उसमें बताइए आपने इस तरह की प्रॉपर्टी को कैसे एक्वायर किया, कहां से आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, क्या आपके पास असेट्स है, कहां से आपके पास इतनी प्रॉपर्टी आई। अगर आपके पास वो अनलॉफुल प्रॉपर्टी नहीं, जैसे आपने रिश्वत, कोई सरकारी कर्मचारी है उसने रिश्वत लेकर बहुत सारी प्रॉपर्टी वगैरह बना रखी, इस तरह के मामलों में क्या होता है, नोटिस दिया जाता है, उससे पूछा जाता है 30 दिन के अंदर जवाब दीजिए कि आप पर कहां से इतनी संपत्ति आई, आय से अधिक संपत्ति कैसे आ गई, आपका अर्निंग क्या है, ये सब चीजें पूछी जाएगी। क्लास 2 वेयर अ नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 टू एनी पर्सन स्पेसिफाइज एनी प्रॉपर्टी एज being held on behalf of such person by any other person, copy of the notice shall also be served upon such। ठीक है, उसको दे दो या उसके किसी व्यक्ति को उससे कंसल्ट कर बेहाफ पर, उसके बेहाफ पर किसी और को दे दो, मान लीजिएगा सब हो गया। ठीक है, 120 में देखें 120 फॉरफिट ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। फॉरफिट कर लिया प्रॉपर्टी, अपने नोटिस दे दिया, अब नहीं आया नोटिस पे या जवाब नहीं दे पाए, फॉरफिट करिए। द कोर्ट में आफ्टर द कंसीडरिंग द एक्सप्लेनेशन इफ एनी टू द शो कॉज notice issued under 119 and the material available before it and after giving to the person affected, and in a case where the person affected holds any property specified in the notice through any other person to such other person also a reasonable opportunity of the being heard by order record of finding whether all or any of the property are टाइम, तो क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। इस तरह की प्रॉपर्टी को आपको जवाब दिया, टाइम दिया, आपको सुनने की पूरी अपॉर्चुनिटी दी, आपको सुना भी गया, लेकिन आप सही से उसको नहीं समझा पाए, शो कॉज का जवाब नहीं दे पाए, तो आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया। प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन अफेक्टेड एंड इन अ केस वेयर द पर्सन अफेक्टेड होल्ड्स एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड इन द नोटिस थ्रू एनी अदर पर्सन, such other person also does not appear before the court or represent his case before it within a period of 30 days specified in the show cause notice, the court may proceed to record finding under this subsection ex parte on the basis of the evidence। ठीक है, आप नहीं आएंगे तो ex parte डिसाइड कर देंगे और प्रॉपर्टी फॉरफिट करा लेंगे, आपकी एक्सपायरी डिसीजन हो जाएगा उसमें। देखिए दूसरा क्लॉज, वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज रिफर टू इन द शो कॉज नोटिस आर प्रोसीड ऑफ द क्राइम बट इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिकली such properties, then it shall be lawful for the court to specify the property which to the best of its judgment are proceed of the crime and record finding accordingly under the section। ठीक है, उसको मान लिया जाएगा, तो कोर्ट जब करेगा उसको सही से डिसाइड कर देगा, बात खत्म हो गई। इसमें तो कोई बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, सीधी सी चीज है। आगे देखिए क्लॉज 3 where the court records a finding under the section of the fact that any property is proceed of the crime, such property shall stand forfeited to the central government free from the all encumbrances।
ठीक है ना। क्या करें, इनकम्बरेंसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस। प्रॉपर्टी का क्या करें, प्रॉपर्टी शैल स्टैंड फॉरफिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि उस पर कोई कर्जा वर्जा है या उस पर कोई लोन वोन वगैरह है, इनकम्बरेंसेस बोलते हैं अधिभार, उस पर कोई भी इस तरह की क्या है, कोई आलम्बन बोलते हैं हिंदी में बेसिकली इनकम्बरेंसेस को। तो इनको जो भी कर्जा है, कोई लोन वोन है, तो वो इन सब चीजों से कोई आकर रोक नहीं सकता गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसको फॉरफिट कर लेगी, करने के लिए फ्री है। Where any shares in a company stand forfeited to the central government under this section, then the company shall, notwithstanding anything contained in the Companies Act 2013 or the article of the association of the company, forthwith registered in the central government as the, कहने का मतलब है अगर उस पर कोई कंपनी के शेयर वगैरह हैं उस प्रॉपर्टी पर, तब भी गवर्नमेंट को अफेक्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट इसको फॉरफिट करा देगी। यानी कि कल को आप खड़े हो जाएंगे, कोई हमारा तो कंपनीज एक्ट 2013 है या हमारा कोई एसोसिएशन का आर्टिकल है, इस तरह की चीजों को लेकर आप नहीं खड़े हो सकते कोर्ट के सामने कि हम इसको क्या नहीं करने देंगे, फॉरफिट नहीं करने देंगे। आप गलतफहमी में हैं, आपको फॉरफिट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को नहीं रोक सकते आप फॉरफिट करने को इस तरह की प्रॉपर्टी को। आगे ठीक है, फाइन कर सकते हैं उसकी जगह पर, हाँ उसकी जगह फॉरफिचर की जगह पर फाइन कर सकते हैं, फाइन इन ल्यू ऑफ द फॉरफिचर। वेयर द कोर्ट मेक्स अ डिक्लेरेशन दैट एनी प्रॉपर्टी स्टैंड्स फॉरफिटेड टू the central government under section 120, and it is the case where the source of only of a part of the such property has not been proved that the satisfaction of the court, it shall make an order giving an option to the person affected to pay in lieu of the forfeiture a fine equal to the market value of such। ठीक है भाई, आपने फॉरफिचर नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, करिए, लेकिन आपके ऊपर फाइन किया जाता है, उतना ही फाइन भी होगा जितनी मार्केट वैल्यू उस पार्टी की होगी। ठीक है, Before making an order imposing fine under subsection 1, the person affected shall be given a reasonable opportunity to hear। ठीक है, उसको जब फाइन की बात की जा रही है तो उसको अपॉर्चुनिटी दे देना, सुनने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उसको सुनने की, कि भाई उसको सुना जाएगा, बिना सुने आप उसको फाइन का आदेश नहीं दे सकते। आगे बढ़ते, क्लॉज 3, where the person affected pays the fine due under subsection 1 within such time as may be allowed in that behalf, the court may by order revoke the declaration of forfeiture अंडर सेक्शन 120 दी एंड देयरअपॉन सच प्रॉपर्टी शैल स्टैंड सीज्ड। ठीक है, उसे टाइम दिया जाएगा, टाइम देने के बाद मान लीजिए मिसाल तो 30 डेज का टाइम दे दिया, आप जो 30 दिन के अंदर क्या करिए, फाइन को पे कर दीजिए, देन आफ्टर हम आपकी प्रॉपर्टी क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो ये तयशुदा टाइम में अगर ये फाइन को पे कर देता है तो उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाए 120। ठीक है, अगर आपने इस तरह के मामलों में प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, आपने ट्रांसफर कर दिया, तो प्रॉपर्टी आपकी नल एंड वॉइड हो जाएगी। अगर 120 में जो 120 जो सेक्शन है, 120 सेक्शन 120 में अगर आपकी इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया, फॉरफिचर का आदेश दिया गया है, उसके बाद में अगर शो कॉज नोटिस देने के बाद में, इसमें 30 डेज का टाइम होता है, 30 डेज में आप बताइए, या आपको उसके फॉरफिचर की जगह आपको फाइन की बात कही है, फाइन देना है, अगर तब उसके बाद में अगर आदमी क्या करता है, अगर उसको ट्रांसफर कर देता है, तो ट्रांसफर करने के बाद में तो ध्यान रहे ये इस तरह का ट्रांसफर नल एंड वॉइड होगा, ट्रांसफर नहीं कर सकते। आगे देखिए, प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा, एवरी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट समन्स और वारंट रिसीव्ड बाय एन सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम एंड एवरी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट समन्स और वारंट टू बी ट्रांसमिटेड टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट अंडर दिस चैप्टर शैल बी ट्रांसमिटेड टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट एज द केस मे बी सेंट टू द कंसर्न्ड कोर्ट इन द इंडिया इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड। कि सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी किस तरह से होगा। लास्ट सेक्शन इसका, लास्ट सेक्शन क्या है इसका, एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। द सेंट्रल गवर्नमेंट by notification in the official gazette, central government official gazette में notify करेगी direct that the application of this chapter is relation to a contracting state के relation में with which reciprocal arrangements have been made shall be subject to such conditions, exceptions or qualification as are specified in said notification। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि क्या इसका प्रोसीजर होगा, कौन सी कंडीशंस होंगी, कौन कौन सी चीजें इसमें एक्सेप्शंस होंगे, कौन से इसमें क्वालिफिकेशंस होंगे, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट गजेट में नोटिफाई करके तय करेगी। इस चैप्टर के रिगार्डिंग ये चैप्टर कहाँ लागू होगा, कहाँ लागू नहीं, ये कौन तय करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजेट में तय करेगी। ये आपका चैप्टर 8 था जो कि हमने डिस्कस किया। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं पेड ग्रुप से, तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर हमारे ऑफिस को करें, जिससे आप हमसे और ज़्यादा कोर कॉन्सेप्ट के साथ BNSS, BSA या जो भी अलग जो नए कानून है या पुराने कानून है भी आप पढ़ना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ आप पढ़ सकें। अगर हमारा सेशन पसंद आया हो आप लोगों को तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को थैंक यू।